हेलो। आइए अपनी आज की क्लास में हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि हम एक एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स को ईएसआई एक्ट में कवर करके मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ईएसआई एक्ट 1948 में बनाया गया था और इसका एम था कि एम्प्लॉय और उसकी फैमिली मेंबर्स को मेडिकल वेलफेयर और मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा सकें। ये एक्ट बहुत सारी स्टैब्लिशमेंट्स पर एप्लीकेबल है। जहां पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होता है वहां पर एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप हमेशा अपने एग्जाम्स के ध्यान रखिएगा कि ईएसआई एक्ट और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट दो लॉ हैं जो एक एम्प्लॉय को जॉब के दौरान होने वाली बीमारियों और एक्सीडेंट से उनकी वेलफेयर करने में, उनकी हेल्प करने में काम करते हैं। और दोनों लॉज में से किसी भी इंडस्ट्री में एक ही लॉ अप्लाई होता है। ईएसआई एक्ट एग्जामिनेशन पर्पज में 5 से 8 नंबर का काम आता है। इसमें से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं और कभी कभी एग्जाम्स में यहां से केस स्टडी भी आते हैं। जब हम ईएसआई एक्ट 1948 को पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला एम होता है कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करें। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि हम वर्कर्स को सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट इंजरीज के अगेंस्ट बचाते हैं। हम सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट इंजरीज से वर्कर और उसकी फैमिली की हेल्प करते हैं। मींस इन तीनों केसेस में अगर एक एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, एम्प्लॉय के चाइल्ड का बर्थ होना है या एम्प्लॉयमेंट के दौरान एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट होता है तो हम एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया करते हैं। 1948 में जब इस लॉ को बनाया गया था तो इसे चलाने के लिए ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की बॉडी को बनाया गया था। तो हम ऐसा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम की बॉडी को बनाया है और ये एक हाईएस्ट बॉडी है जो ईएसआई की सारी पॉलिसीज को बनाती है। ईएसआई की सभी अथॉरिटीज इसके अंडर काम करती हैं और इसका बेसिक एम है कि ये ईएसआई की पॉलिसीज को बनाए, ईएसआई के एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। और ईएसआई एक्ट में दो बॉडी बनाई जाएंगी, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इन दोनों को भी ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंडर चलाया जाता है। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन हमारी हाईएस्ट बॉडी है जो पूरे ईएसआई के सुपरविजन को देखा करती है। जब ईएसआई एक्ट को इंडिया में अप्लाई किया जाता है तो ईएसआईसी को बनाया गया और ईएसआईसी एक अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू काम करती है। ईएसआईसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, इसकी कॉमन सील है और परपेचुअल सक्सेशन है। इसके अंडर मेडिकल काउंसिल है, इसके अंडर रीजनल बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स हैं, कमेटीज हैं जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में इसकी हेल्प करती हैं। ईएसआईसी को चलाने के लिए अगर हम इस एक्ट की स्कीम को देखें तो आप ध्यान से देखिए, इस एक्ट के अंडर हमारे पास सबसे पहली बात, इस एक्ट में मेन बॉडी है ईएसआईसी जिसको हम ईएसआई कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन इस एक्ट को चलाता है और ईएसआई कॉर्पोरेशन की हेल्प करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी नाम की बॉडी है और स्टैंडिंग कमेटी नाम की बॉडी है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी कुछ भी कह सकते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ईएसआई कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए हमारे पास ईएसआई का मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है। सो ईएसआई को चलाने के लिए हमारे पास ये सभी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ईएसआई कॉर्पोरेशन की हेल्प करते हैं। जब हम ईएसआई एक्ट को चलाते हैं तो ध्यान दीजिए, ईएसआई एक्ट दो तरह की स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई करता है, या मुझे कहना चाहिए कि ईएसआई एक्ट दो तरह के केसेस पर अप्लाई करेगा। और इन दोनों सिचुएशंस में ईएसआई एक्ट एक बिजनेस पर अप्लाई होगा तो वहां पर आपको ईएसआई के बेनिफिट दिए जाते हैं। ईएसआई एक्ट कहां पर अप्लाई होता है, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले ईएसआई का केस 1 देखिए। ईएसआई सभी फैक्ट्रीज पर अप्लाई करता है। ये अप्लाई करता है सभी फैक्ट्रीज पर जिसमें कि गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज भी आती हैं। तो ईएसआई एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग द फैक्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ईएसआई उन फैक्ट्रीज पर अप्लाई नहीं करता जो कि सीजनल फैक्ट्रीज हैं। तो ये सीजनल फैक्ट्रीज पर काम नहीं करता। अभी हम कुछ देर के बाद सीजनल फैक्ट्रीज को डिफाइन करेंगे कि जिन फैक्ट्रीज में एक साल में 7 मंथ से 7 महीने से कम काम होता है वो सीजनल फैक्ट्री कहलाती हैं। तो ईएसआई एक्ट उन पर अप्लाई नहीं करता। उसके साथ साथ ईएसआई एक्ट गवर्नमेंट की बनाई हुई उन फैक्ट्रीज पर काम नहीं करता जिनके अंडर ईएसआई एक्ट के जैसा या इससे भी कोई बेटर अच्छा दूसरा लॉ एप्लीकेबल हो। मीन्स अगर किसी इंडस्ट्री पर, गवर्नमेंट की किसी फैक्ट्री पर
ईएसआई एक्ट या उससे ज्यादा बेटर किसी दूसरे लॉ के अंडर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए तो ईएसआई एक्ट अप्लाई नहीं करता। अगर किसी और गवर्नमेंट फैक्ट्री की बात करें जहां पर ईएसआई एक्ट के जैसा कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर ईएसआई एक्ट अप्लाई करेगा। ईएसआई एक्ट इनके अलावा फैक्ट्रीज के अलावा बाकी सभी स्टैब्लिशमेंट्स पर भी अप्लाई करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल नेचर की हो, चाहे वो कमर्शियल नेचर की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर नेचर की हो, चाहे वो अदरवाइज किसी और नेचर की हो। और जब ईएसआई एक्ट किसी इंडस्ट्री पर अप्लाई करेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट 1 महीना पहले, इस एक्ट को अप्लाई करने से कम 1 महीना पहले ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन प्रिंट करेगी जहां वो एक ऑर्डर देगी कि ईएसआई एक्ट अप्लाई करेगा, और इसके साथ साथ वो ईएसआई कॉर्पोरेशन से कंसल्ट करेगी, ईएसआई कॉर्पोरेशन से एडवाइस देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ईएसआई कॉर्पोरेशन से एडवाइस देगी और 1 महीना पहले ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इस काम को करना चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एडवाइस देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री पर ईएसआई एक्ट को अप्लाई करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी, साथ ही साथ 1 महीना पहले ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन प्रिंट करेगी और उसके बाद इस इंडस्ट्री को अप्लाई करेगी। और यहां पर भी ये एक्ट उन गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई नहीं करेगा जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती हैं और उनके अंडर ईएसआई एक्ट से भी ज्यादा सुपीरियर कोई बेनिफिट दिया जाता हो। तो ईएसआई एक्ट किन तरह की स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई करता है? हम लोग कहते हैं 2 तरह की। एक स्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्रीज हैं, और दूसरी स्टैब्लिशमेंट वो हैं जो फैक्ट्रीज के अलावा कोई भी हो सकती हैं। जब गवर्नमेंट ईएसआई एक्ट को अप्लाई करेगी तो ईएसआई कॉर्पोरेशन से एडवाइस देगी और उसके बाद ये एक्ट आप पर अप्लाई किया जाएगा। ईएसआई एक्ट को किसी भी इंडस्ट्री पर अप्लाई करने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हें फुलफिल करने के बाद ही इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। और जो स्टैब्लिशमेंट्स जो फैक्ट्री के अलावा केस 2 में आती हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है शॉप्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, सिनेमा हॉल्स के ऊपर, जैसे पीवीआर जैसे सिनेमा हॉल है सभी पर। रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो सड़क के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, ईएसआई एक्ट इन सभी स्टैब्लिशमेंट्स पर अप्लाई करता है। एक बार ईएसआई एक्ट जब किसी स्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई हो जाता है तो ये हमेशा उस पर अप्लाई करता रहता है, चाहे उस स्टैब्लिशमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बाद में कम क्यों ना हो जाए। मतलब एक बार किसी स्टैब्लिशमेंट पर ईएसआई एक्ट अप्लाई होगा तो जिंदगी भर के लिए अप्लाई होता रहेगा, चाहे स्टैब्लिशमेंट में बाद में कुछ बदलाव क्यों ना आए, चाहे उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाएं घट जाएं। ईएसआई एक्ट एक बार अप्लाई होने के बाद हमेशा हर स्टैब्लिशमेंट पर अप्लाई होता रहता है। तो यहां तक हमने देखा ईएसआई एक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है और ईएसआई एक्ट कहां पर अप्लाई होता है। अब ईएसआई एक्ट को चलाने के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा तो इन डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं, इन पर स्मॉल क्वेश्चन 2 से 3 नंबर वाले शॉर्ट नोट ज्यादा आते हैं, कभी कभी एमसीक्यू के अंदर भी डेफिनेशन आती है। तो आप इन सभी डेफिनेशन को पढ़ते हुए स्मॉल क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, छोटे क्वेश्चंस चाहे एमसीक्यू चाहे 1 से 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस को पढ़ें। कुछ डेफिनेशंस आपको ऐसी मिलेंगी जो हर लेबर लॉ के अंदर यूज होंगी, बट उनके डिफरेंसेस के ऊपर खास ध्यान देना। जब आप डेफिनेशन के डिफरेंसेस पर ध्यान दोगे तो डेफिनेशन को अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो कि इस एक्ट को, इस लॉ को चलाती है किसी इंडस्ट्री पर। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में 2 वर्ड आएंगे, कहीं कहीं पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा इसका मीनिंग और कहीं कहीं पर होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट किन इंडस्ट्रीज के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती हैं, जो कि रेलवे का काम करती हैं, जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जहां शिप्स आते हैं, जो माइनिंग का काम करती है, जो ऑयल फील्ड का काम करती है। इन स्टैब्लिशमेंट्स में ईएसआई एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इनके अलावा अगर हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग देखें तो बाकी सभी स्टैब्लिशमेंट्स में इसका मीनिंग है स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट है बाकी सभी स्टैब्लिशमेंट्स के अंडर। तो बाकी सभी स्टैब्लिशमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर है इस लॉ को चलाने की, और जो ऊपर आपने नाम देखे इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस लॉ को चलाने की। हर ईएसआई के एम्प्लॉय के लिए, हर ईएसआई एक्ट में कवर होने वाले बिजनेस में जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस लॉ को चलाती है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का हमने पावर्स को बंटवारा कर दिया कि कुछ बिजनेसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, कुछ में स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी।
उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन आती है कंट्रीब्यूशन। डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, ईएसआई एक्ट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन देते हैं और दोनों के कंट्रीब्यूशन से लॉ चलाया जाता है। मींस एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डिपॉजिट करेगा और एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डिपॉजिट करेगा। तो कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का बेसिक मीनिंग है वो सम ऑफ मनी, वो पैसा जो ईएसआई कॉर्पोरेशन में जाता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास से। एम्प्लॉयर पैसा देता है ईएसआई कॉर्पोरेशन को अपने एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो एम्प्लॉयर जो पैसा देगा एम्प्लॉय के बारे में उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके अलावा इसमें कंट्रीब्यूशन का एक और मीनिंग है कि कंट्रीब्यूशन में क्या है, कंट्रीब्यूशन में है वो अमाउंट जो एम्प्लॉय ने दिया, एम्प्लॉय ने अपने आप दिया या एम्प्लॉय के बिहाफ पर दिया गया। तो एम्प्लॉय का दिया गया पैसा भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का दिया गया पैसा भी कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर ने पैसा दिया वो भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय ने पैसा दिया वो भी कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन कहलाते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के अलावा जब ईएसआई एक्ट को चलाएंगे तो ये कंट्रीब्यूशन कहां जमा होंगे? तो हमारी डेफिनेशन है कॉर्पोरेशन। सभी कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को दिए जाते हैं। कॉर्पोरेशन कौन सा कॉर्पोरेशन? तो कॉर्पोरेशन वो जो कि हमारा ईएसआई कॉर्पोरेशन है। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन को ही हम कॉर्पोरेशन कहते हैं। सभी कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को ही दिए जाते हैं, कॉर्पोरेशन ही इनको चलाता है। उसके बाद देन हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि ईएसआई एक्ट में हम एक एम्प्लॉय और उसकी फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हैं। तो एम्प्लॉय की फैमिली में किन की हेल्प करते हैं? एम्प्लॉय की फैमिली में उनकी हेल्प करते हैं जो डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं? तो डिपेंडेंट की एक बहुत लंबी डेफिनेशन है और इन डेफिनेशन के वर्डिंग्स पे ध्यान देना। डेफिनेशन कभी कभी पूरी याद करने में बड़ी टफ होती है क्योंकि डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से याद करना है। तो ईएसआई के अंदर डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ईएसआई की डेफिनेशन में डिपेंडेंट में सबसे पहले है कि अगर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में है उसकी विडो। अगर मेल एम्प्लॉय है तो उसकी विडो, और अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसका विडोवर। विडोवर मतलब फीमेल एम्प्लॉय के मरने के बाद उसका हस्बैंड, और विडो मीन्स मेल एम्प्लॉय के मरने के बाद उसकी वाइफ। उसके अलावा लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन। लेजिटिमेट का मतलब लीगल, जो उसकी शादी के बाद हुआ, वो ऐसा बेटा जो उसका अपना बेटा है या उसने उससे चाहे गोद लिया हो लेकिन इस बेटे की एज 25 ईयर से कम हो। तो आपका बेटा आपके ऊपर डिपेंडेंट माना जाता है अगर उसकी एज 25 ईयर से कम है। अगर आपके बेटे की एज 25 ईयर से ज्यादा हो गई तो हम उसे डिपेंडेंट नहीं मानते, फिर हम उसे इंडिपेंडेंट मानते हैं। उसके अलावा आपकी अनमैरिड, लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, आपकी बेटी भी आप पर डिपेंडेंट मानी जाती है। डॉटर में 25 ईयर्स की एज नहीं लिखी जाती, तो डॉटर चाहे 25 ईयर से बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अनमैरिड है तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। अगर उसकी मैरिज हो गई होती तो वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती। उसके बाद डेफिनेशन में है विडो मदर। सोचिए एक एम्प्लॉय है, उसकी मदर है लेकिन मदर विडो है, तो वो इस अपने बेटे पर डिपेंडेंट है। सोचो अगर एम्प्लॉय के फादर जिंदा होते तो उसकी मदर विडो नहीं होती, तो उसकी मदर इस एम्प्लॉय के फादर पर, अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती। इसी तरह अगर एम्प्लॉय के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, एम्प्लॉय के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऐसा पर्सन हो, कौन सा पर्सन? जो कि लेजिटिमेट या एडॉप्टेड सन है या डॉटर है, चाहे उसकी एज 25 ईयर से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो इनफर्म है। इनफर्म का मतलब होता है हैंडीकैप। तो एम्प्लॉय का 25 ईयर्स या उससे ज्यादा एज का बेटा या बेटी, मगर वो एम्प्लॉय की इनकम पर डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है, मींस वो अपने खर्चों के लिए एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट था और वो हैंडीकैप भी है, तो एम्प्लॉय के हैंडीकैप बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो भी इस डेफिनेशन में आ गए। उसके बाद होली या पार्टली डिपेंडेंट, एक पर्सन एम्प्लॉय पर फुल्ली डिपेंडेंट हो या पार्टली डिपेंडेंट हो, और ये कैसा पर्सन है? ये है पेरेंट। पेरेंट मतलब उसके मदर या फादर, अदर देन विडो मदर। विडो मदर के अलावा, विडो मदर को छोड़ के, मतलब उसकी मदर है जो विडो नहीं है, या एम्प्लॉय के फादर हैं, अगर वो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट हैं तो वो भी डिपेंडेंट में गिने जाते हैं। अच्छा, विडो मदर को क्यों छोड़ा जा गया इस डेफिनेशन में? क्योंकि विडो मदर ऊपर के पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी पहले कवर हो चुकी है। तो एम्प्लॉय के पेरेंट्स यहां पर आ गए। फिर एम्प्लॉय का माइनर सन जो कि इलेजिटिमेट है, इलीगल बेटा जो बिना शादी के पैदा हुआ हो, ऐसा माइनर बेटा जो सन है। उसके बाद अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, उसकी डॉटर जो इलेजिटिमेट है,
और डॉटर जो लेजिटिमेट है लेकिन एडॉप्टेड है बट इलेजिटिमेट नहीं हो सकती है। डॉटर लेजिटिमेट दोनों, चाहे एडॉप्टेड हो और मैरिड हो। अगर मैरिड हो, ना तो मैरिड है और साथ में माइनर है, तो एम्प्लॉय की माइनर डॉटर, माइनर बेटी जो कि शादीशुदा थी, वो अपने फादर पर डिपेंडेंट मानी जा रही है। या हो सकता है वो डॉटर विडो हो और मैरिड हो, माइनर हो, तो एम्प्लॉय की माइनर डॉटर जो कि विडो हो गई, माइनर डॉटर मैरिड है, ये माइनर डॉटर विडो है, तो वो एम्प्लॉय पर ही डिपेंडेंट मानी जाती है। देन एम्प्लॉय का माइनर ब्रदर, माइनर भाई है छोटा, एम्प्लॉय की अनमैरिड सिस्टर, एम्प्लॉय की विडो सिस्टर अगर वो माइनर है, तो एम्प्लॉय का माइनर ब्रदर, छोटा ब्रदर माइनर ब्रदर है, एम्प्लॉय की अनमैरिड सिस्टर है, एम्प्लॉय की विडो सिस्टर है अगर वो माइनर है। एम्प्लॉय की विडो डॉटर इन लॉ मीन्स एम्प्लॉय के बेटे की मैरिज हो चुकी, बेटे की मैरिज हो गई, फिर उस बेटे की डेथ हो गई, तो बेटे की जो वाइफ है एम्प्लॉय की डॉटर इन लॉ वो विडो हो गई, वो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है। एम्प्लॉय के माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन, एम्प्लॉय का प्री डिजीज्ड सन, एम्प्लॉय का बेटा था जो प्री डिजीज, जो मर चुका है, उस बेटे के बच्चे, तो एम्प्लॉय के पोते और पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर एम्प्लॉय का एक माइनर बच्चा ऑफ प्री डिजीज डॉटर, एम्प्लॉय की डॉटर जिसकी डेथ हो गई, उस डॉटर के माइनर बच्चे। अगर डॉटर के कोई भी पेरेंट्स जिंदा ना हो, मतलब उस बच्चे की, तो एम्प्लॉय का की डॉटर थी, डॉटर की डेथ हो गई, डॉटर के हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो डॉटर के बच्चे एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट माने जाएंगे। उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, मतलब आपके दादा दादी, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा ना हो, अगर आपके पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो आपके दादा दादी को भी आप ही पर डिपेंडेंट माना जाता है, तो आपके दादा और दादी आप पर डिपेंडेंट माने जाएंगे और वो भी इस एक्ट में कवर होते हैं। जब हम इस डिपेंडेंट की डेफिनेशन को बनाते हैं तो हमारा एम है कि इन डिपेंडेंट्स को हम ईएसआई एक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा ईएसआई एक्ट है जिसके अंदर डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। अब हम अपने ईएसआई एक्ट में कुछ इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो हमें ईएसआई एक्ट की वर्किंग को सिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको बताता हूं, ईएसआई एक्ट हमें सिखाता है कि अगर किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हो एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंस से वर्कर को जो भी इंजरीज हुई उसके लिए वर्कर का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो ईएसआई एक्ट में हम वर्कर का मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो। इस सिचुएशन में हमने एम्प्लॉयमेंट इंजरीज को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करके सीखना है। एक तो वो इंजरीज होंगी जो कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई, जहां वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम करता है और काम करते करते उसका एक्सीडेंट होता है, तो वर्कर की इंजरी को हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में एक वर्कर का एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं हुआ, बट वो ऑफिस के लिए आ रहा है या ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर जा रहा है और उस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ, तो हम उसे भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। इस सिचुएशन को हम नोशनल एक्सटेंशन कहते हैं। नोशनल एक्सटेंशन का मतलब आपकी जॉब की शुरुआत तब से होती है जब आप घर से चल पड़ते हैं जॉब के लिए, और आपका जॉब खत्म तब होता है जब आप ऑफिस से अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास हम एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट इंजरी इज ए पर्सनल इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी पर्सनल इंजरी है जो एम्प्लॉय को ही इफ किन सिचुएशंस में, इफ कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई या ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से हुई, और एक्सीडेंट हुआ जॉब के अंदर तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। और अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई तो ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो जॉब की वजह से अराइज होती है। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को अस्थमा हो जाता है, तो सीमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर काम करता है उसे अस्थमा हो जाए तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। उसके अलावा जो इंजरीज, देखिए सेकंड बॉक्स देखिएगा, इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इंजरीज हुई अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, किसी भी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिसके अंदर हम किसी एम्प्लॉय को कवर करते हैं कि एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर हो। जिन एम्प्लॉयमेंट्स को इस एक्ट में कवर किया जाता है उन्हें इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट के अंडर
कोई भी इंजरी हुई, वो चाहे एक्सीडेंट जो इंजरी हुई वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से अराइज हुई या वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान, कोर्स का मतलब है एम्प्लॉयमेंट के दौरान अराइज हुई, उन सबको एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। और ये एक्सीडेंट जिसकी वजह से ये इंजरी हुई, वो एक्सीडेंट चाहे इंडिया में हुआ हो चाहे इंडिया के बाहर हुआ हो, हर सिचुएशन में ये एक्ट अप्लाई करता है। तो हमारा ईएसआई एक्ट हर उस इंजरी पर अप्लाई करता है जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान होती है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का कोई भी कनेक्शन है। हम इस डेफिनेशन को डिटेल में जब एनालाइज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं और इन केसेस में हम इन डेफिनेशन को बहुत थॉरोली पढ़ते हैं, जहां हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि जब हम एक्सीडेंट इंजरी वर्ड को डिफाइन करते हैं तो पहली डेफिनेशन थी पर्सनल इंजरी। पर्सनल इंजरी का मतलब एक ऐसी इंजरी जो कि एम्प्लॉय की बॉडी पर है। तो हमारे पास एक केस है श्याम देवी वर्सेस ईएसआईसी और इस केस में कहा गया कि जो इंजरीज वर्कर की बॉडी पर विजिबल हैं, जो सामने दिखाई देती हैं, वो तो पर्सनल इंजरी कहलाती हैं। उसके अलावा वो सभी इंजरीज जो इंटरनल हैं, जो वर्कर की बॉडी के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनल इंजरी है, दिमाग में कोई चोट आ गई, वो सब भी पर्सनल इंजरी कहलाती है। तो पर्सनल इंजरी में दो तरह की इंजरी आ गई, एक वो जो पर्सनली वर्कर की बॉडी पर दिखाई देती हैं और दूसरी इंजरीज वो जो वर्कर की बॉडी के इंटरनल हैं, जो बाहर दिखाई नहीं देती हैं। ये सभी इंजरीज जो कि अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुई, एम्प्लॉयमेंट के सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई, मतलब जो चोट लगी, जो इंजरी हुई, उसका एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई कनेक्शन है। कनेक्शन का मतलब होता है नेक्सस, मींस चोट लगी, उसका एम्प्लॉयमेंट के साथ नेक्सस है, कनेक्शन है। चोट क्यों लगी? क्योंकि आप जॉब करने गए थे, तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहते हैं। कभी कभी हमारे पास एक सिचुएशन है, केस है ईएसआई कॉर्पोरेशन इंदौर वर्सेस बाबूलाल, जो कहता है कि एक वर्कर ऑफिस में काम करने आया और ऑफिस के बाकी वर्कर्स के साथ उसका झगड़ा हुआ और बाकी वर्कर्स स्ट्राइक पर जा रहे थे। तो वर्कर्स ने इसको धमकी दी कि भाई तुम भी स्ट्राइक पर चलो। अभी नहीं गया, तो ऑफिस खत्म होने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो वर्कर्स ने इसको मारा और इसको असॉल्ट किया, इसको चोट पहुंचाई। तो माना गया ये अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जॉब करने की वजह से ही इसको चोट लगी। ठीक इसी तरह हमारा एक केस है जयंती लाल धानजी कंपनी वर्सेस ईएसआई कॉर्पोरेशन, जहां एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा था और एक बेल्ट एक मशीन पर घूम रही थी। वर्कर की खुद केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से मशीन टूट गई, बेल्ट टूट गई और इसको चोट लगी। तो माना गया ये इंजरी भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई, चाहे इसमें वर्कर की खुद की गलती भी थी। ठीक इसी तरह हम वर्कर की जॉब के नेचर को बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्कर जब घर से चलेगा, मानते हैं तभी उसकी जॉब शुरू हो गई, और जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचा, मानते हैं तब तक उसकी जॉब चलती रही। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो इंजरी हुई, वर्कर को जो चोट लगी, वो ऑफिस के अंदर ही अंदर लगी। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहते कि चोट लगी तो वर्कर को ऑफिस के अंदर लगी। हमारे पास एक केस है ईएसआई कॉर्पोरेशन वर्सेस रंगा राव, जो कहता है कि प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जहां पर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, वो जगह टोटली अनरिलेटेड ना हो जॉब के साथ, मतलब उसका कनेक्शन हो जॉब के साथ, कि वर्कर को जहां एक्सीडेंट हुआ वहां पर वो क्यों था, क्योंकि उसको जॉब करने आना था, जॉब के साथ जगह का कनेक्शन हो। तो बस इतना एनफ है। अगर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ उसका जॉब के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कि वर्कर को जहां एक्सीडेंट हुआ वो जगह उसके किसी दोस्त का घर था, वो अपने दोस्त को मिलने गया हुआ था, उसके बाद वो काम पर भी जाने वाला था, तो हम इसको अनकनेक्टेड मानते हैं। लेकिन वर्कर ऑफिस के लिए आ रहा है और रास्ते में उसको चोट लगी, तो हम मानते हैं वो फैक्ट्री से कनेक्टेड था। जैसे कि हमारे पास एक और केस है, बहुत अच्छा केस है, रीजनल डायरेक्टर ईएसआई वर्सेस फ्रांसिस डिकोस्टा। इस केस में एक वर्कर अपनी फैक्ट्री के लिए जा रहा था और रास्ते में जाते हुए वर्कर का एक्सीडेंट हुआ। तो कोर्ट ने माना कि वर्कर का एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो फैक्ट्री के लिए जॉब पर जा रहा था। अगर वर्कर को जॉब पर नहीं जाना होता तो वो उस जगह पर होता भी नहीं। वर्कर फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए जॉब पर जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो रास्ते में वो क्यों था, क्योंकि वो जॉब पर जा रहा था। ठीक इसी तरह वर्कर जब जॉब खत्म करके अपने घर वापस जा रहा होता है और रास्ते में एक्सीडेंट हो, तो मानते हैं कि वर्कर वहां पर क्यों था, क्योंकि वो जॉब की वजह से वहां पर था। दैट्स वाई उसकी इंजरीज को एम्प्लॉयमेंट इंजरीज माना जाता है और उसे भी ईएसआई एक्ट में बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ईएसआई एक्ट इन सभी सिचुएशंस पर अप्लाई करता है जहां पर किसी वर्कर की इंजरीज जॉब की वजह से हैं
या जॉब के कोर्स के, जॉब के करने के दौरान अराइज होती हैं। नाउ हम इस डेफिनेशन को ध्यान में देखते हुए अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ईएसआई एक्ट में किन एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाता है। भाई कौन से एम्प्लॉय हैं जिन्हें हम ईएसआई एक्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा उसे ही ईएसआई एक्ट में बेनिफिट मिलेगा। अब ईएसआई एक्ट में जो डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, लगभग ऐसी ही डेफिनेशन हर एक लॉ में है, बट हल्का सा डिफरेंस होता है हर एक लॉ में डेफिनेशन में। तो आपको सभी लॉ में सारी डेफिनेशंस को ध्यान से देखना है और उनके डिफरेंसेस के ऊपर पॉइंट्स बनाने हैं। देखो ईएसआई में एम्प्लॉय का क्या मीनिंग होता है? एम्प्लॉय का मीनिंग होता है एनी पर्सन। एनी पर्सन मीन्स कोई भी वो पर्सन जो जॉब करने आया। तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, हर वो पर्सन जिसको सैलरी के लिए, पैसे के लिए जॉब पर रखा गया। इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ ए फैक्ट्री, एक पर्सन जिसको फैक्ट्री में काम करने के लिए रखा गया, किसी स्टेब्लिशमेंट में काम करने के लिए रखा गया जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल है। तो उन फैक्ट्रीज में, उन स्टेब्लिशमेंट्स में जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल है, जिस भी पर्सन को जॉब करने रखा गया हो उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं। इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कुछ पर्सन्स को इंक्लूड भी किया जाता है। हम किसे इंक्लूड करते हैं? कहते हैं पर्सन्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, जिन लोगों को हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नौकरी पर रखते हैं, जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पर आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पर आते हैं उन्हें भी एम्प्लॉय कहते हैं। और एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए फैक्ट्री और स्टेब्लिशमेंट और एनी पार्ट और डिपार्टमेंट और ब्रांच देयर ऑफ। अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट्री में काम करने आता है, अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट्री की ब्रांच में काम करने आता है, किसी डिपार्टमेंट में काम करने आता है, तो उसे भी एम्प्लॉय कहते हैं। तो अगर आप किसी फैक्ट्री के किसी ब्रांच या डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, तो आप भी एम्प्लॉय हो। जो किसी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदने का काम करता है वो भी एम्प्लॉय है। जो फैक्ट्री में सेल किए गए प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है वो भी एम्प्लॉय है। जो एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, जो ट्रेनी की तरह किसी फैक्ट्री में काम करने आता है वो भी एम्प्लॉय है। लेकिन अगर कोई अप्रेंटिस किसी अलग से अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर होता हो तो उसे हम एम्प्लॉय नहीं मानते। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। ट्रेनीज के लिए एक अलग से लॉ भी होता है जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप एक्ट। जो ट्रेनी किसी अप्रेंटिसशिप एक्ट में कवर होता है वो इस लॉ में एम्प्लॉय नहीं माना जाता, क्योंकि उसे अप्रेंटिसशिप एक्ट में अपने बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किसे इंक्लूड नहीं करते हैं? तो मेंबर्स ऑफ यूनियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जवानों को एम्प्लॉय नहीं माना जाता। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी सैलरी, ध्यान दीजिए, 15,000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा हो। जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा हो उसे एम्प्लॉय नहीं मानते, उसे इस लॉ में कवर नहीं किया जाता। जिसकी सैलरी 15,000 पर मंथ या उससे कम है, सिर्फ उसे ही इस लॉ में कवर किया जा सकता है। नाउ हमारे पास एक डेफिनेशन है एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय। अब देखिए, हम एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय उन एम्प्लॉयज को कहेंगे जिन एम्प्लॉयज को इस ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं देने हैं। तो जो एम्प्लॉय ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन देने से एग्जम्प्ट है उसे हम एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय कहते हैं। तो एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय मीन्स वो एम्प्लॉय जिन्हें ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं देना और ईएसआई एक्ट में इन्हें डेफिनेशन से बाहर रखा जाता है, तो इनके लिए इनका सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ही करता है, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। नाउ एग्जम्प्टेड एम्प्लॉयज को ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं देना है और उनके सभी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देंगे, बट ये एम्प्लॉय ईएसआई एक्ट में कवर होते हैं। देन मेरे पास एक डेफिनेशन है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो एम्प्लॉयमेंट जिन पर ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है। तो जिन एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है उन्हें इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, और इस एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज को हम ईएसआई के बेनिफिट्स दिया करते हैं। देन अब ये हमारी वो डेफिनेशंस हैं जो ईएसआई एक्ट की वर्किंग में हमारी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा याद कीजिए, एक कॉन्सेप्ट अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ईएसआई एक्ट सीजनल एम्प्लॉयज पर अप्लाई नहीं करता है। हमारी डेफिनेशन शुरू होती है सीजनल एम्प्लॉय की या सीजनल फैक्ट्री की। ये वो फैक्ट्रीज हैं जिनके ऊपर ईएसआई एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जब मैं सीजनल फैक्ट्री को डिफाइन करता हूं तो सबसे पहले हम कहते हैं सीजनल फैक्ट्री वो हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाया जा रहा है कॉटन गिनिंग, कॉटन या जूट प्रेसिंग का, मींस कॉटन का या जूट का बिजनेस चलाने वाली फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री है। या यहाँ पर ग्राउंड नट, मूंगफली से कनेक्टेड काम किया जा रहा है, ग्राउंड नट को उगाने का या इसको खोलने का या इसके दाने निकालने का काम होता है। या यहाँ पर कॉफी, इंडिको, लैक, रबड़, शुगर या चाय का बिजनेस होता है।
या इनसे कनेक्टेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो ये सारे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री हैं जिनको सीजनल माना जाता है। इनके अलावा सीजन इंडस्ट्री में किसे इंक्लूड करते हैं? हम सीजन इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं उन सभी फैक्ट्रियों को जो एक साल में 7 महीने से कम दिन काम करती हैं। जिन फैक्ट्रियों में एक साल में 7 मंथ से ज्यादा काम नहीं होता है वो सीजनल है। जिनमें एक साल में 7 मंथ से ज्यादा काम होता है वो फुल ईयर काम करने वाली इंडस्ट्री है। तो पहली बात, इनमें 7 मंथ से ज्यादा काम नहीं होता। दूसरा, इसमें टी या कॉफी की प्रोसेसिंग की जाती है, चाय या कॉफी की प्रोसेसिंग की जाती है। और इसके अलावा इसमें इनके अलावा कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, कोई भी और प्रोसेसिंग का काम हो सकता है। इन सभी को हम सीजनल फैक्ट्री कहते हैं और सीजनल फैक्ट्रीज पर ईएसआई एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो हमारा ईएसआई एक्ट कहां पर अप्लाई नहीं होता? सीजनल फैक्ट्री पर। और मैंने आपको सीजनल फैक्ट्री की डेफिनेशन बताई जहां पर ईएसआई एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाता है। इस डेफिनेशन के बाद देन हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है वेजेस की। जब हम ईएसआई एक्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशंस को देते हुए एक डेफिनेशन होगी वेजेस, क्योंकि वेजेस के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होते हैं तो हमें वेजेस को डिफाइन करना होता है। वेजेस की डेफिनेशन है कि वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशंस पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉई। तो वेजेस में क्या क्या आता है? ऑल रेम्यूनरेशंस, वो सारी रेम्यूनरेशंस जो हम कैश में किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं। मींस इसमें बेसिक सैलरी भी है, इसमें डीएनएस अलाउंस भी है, इसमें सभी कैश पेमेंट्स आती हैं और ये एम्प्लॉय को दी जाती हैं इफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर फुलफिल्ड। कि एम्प्लॉय की जॉब की कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो, अगर पूरी की जाती हैं तो एम्प्लॉय जहां पर जॉब करता है उसकी जॉब की कंडीशंस को पूरा करें, उनको फुलफिल करें और उसके बेसिस पर उसे कोई सैलरी दे, कोई पेमेंट दे, तो वो वेजेस कहलाते हैं। वेजेस में कुछ पेमेंट्स को इंक्लूड भी किया जाता है। इंक्लूड किन्हें करते हैं? जैसे हम इंक्लूड करते हैं ऑथराइज्ड लीव टेकन बाय एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय ने छुट्टियां ली जो कि ऑथराइज थी और उन छुट्टियों का हमने उन्हें पैसा दिया, हम इसको डायरेक्ट टैक्स की लैंग्वेज में लीव सैलरी कहते हैं। और वेजेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? लॉकआउट के दौरान मिलने वाला पेमेंट, स्ट्राइक के दौरान मिलने वाला पेमेंट या ले ऑफ के दौरान मिलने वाला पेमेंट। इसके अलावा हम जो वेजेस की पेमेंट करते हैं, वेजेस में उन सभी पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो मैक्सिमम 2-2 महीने के इंटरवल पर एम्प्लॉय को दी जाती हैं। मींस एम्प्लॉय को मंथली कोई पेमेंट दो तो वेजेस में आता है, एम्प्लॉय को 2-2 महीने में कोई पेमेंट दो वो भी वेजेस में आता है। अगर 2 महीने से ज्यादा बड़े टाइम इंटरवल पर एम्प्लॉय को पेमेंट दो तो वेजेस में नहीं आता। मींस एम्प्लॉय को जो पेमेंट हम देते हैं हर उस पेमेंट को वेजेस में इंक्लूड करते हैं जो मैक्सिमम 2 महीने के गैप से उसको दी जाती हैं। अगर आपने 2 महीने के गैप के अंदर अंदर एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट दी, जैसे आपने एम्प्लॉय को बोनस देना शुरू कर दिया हर 2-2 महीने के अंदर, कमीशन देना शुरू कर दिया, वो सब वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। बट अगर आप उसे कोई पेमेंट ऐसी देते जो पेमेंट होती जो 2 महीने से ज्यादा लॉन्ग इंटरवल पर होती, जैसे साल में एक बार हमने एम्प्लॉय को एलटीसी दिया, लीव ट्रेवल कंसेशन, तो वेजेस में नहीं आएगा। और वेजेस में और क्या क्या नहीं आता? आप ये देखिए, वेजेस में नहीं आता जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है वो भी वेजेस में नहीं आते। कोई लीव ट्रेवल कंसेशन देते हैं वो भी वेजेस में नहीं आते। एम्प्लॉय को कोई स्पेशल एक्सपेंस दिया, उसके जॉब से कनेक्टेड कोई स्पेशल एक्सपेंस, कोई स्पेशल पेमेंट हमने उसे दी जॉब से कनेक्टेड, वो भी नहीं आती। कोई ग्रेचुटी दी हो वो भी नहीं आती। इन सभी को वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता और रिमेनिंग सभी पेमेंट्स को वेजेस में इंक्लूड किया जाता है। ये हमारी डेफिनेशन है वेजेस की, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्कर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशंस को पे किया जाता है। यहां तक हमने ईएसआई एक्ट के डेफिनेशन के हिस्सों को पढ़ा। अब डेफिनेशन पढ़ने से आपको ईएसआई एक्ट की वर्किंग अच्छी समझ में आ जाएगी और डेफिनेशन पढ़ने का फायदा होगा कि आप ईएसआई एक्ट को अप्लाई भी कर पाएंगे। ईएसआई एक्ट कैसे अप्लाई हो, ईएसआई एक्ट एम्प्लॉइज पर किस तरह से काम करे, आप इसे प्रॉपर्ली देख पाएंगे डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद। अब मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। कि ईएसआई एक्ट में हर एम्प्लॉयर को अपनी फैक्ट्री का, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ईएसआई में सबसे पहली बात आती है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में क्या है कि एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, हर वो फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जहां लॉ अप्लाई होता है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है इंडिया के अंदर
और इसके लिए एक प्रेस्क्राइब टाइम होगा, फिक्स टाइम में उसको रजिस्टर कराना है और उसके लिए एक फिक्स मैनर भी होगा, एक खास तरीके से उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हर फैक्ट्री को, हर स्टैब्लिशमेंट को जहां ये लॉ अप्लाई होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वो काम कर सकती है। हर फैक्ट्री को अपने सभी एम्प्लॉयज़ का कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना है। जिस फैक्ट्री या स्टैब्लिशमेंट पर ये लॉ अप्लाई होगा उसके सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराया जाए। तो जितने भी एम्प्लॉय एक स्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं, वो एम्प्लॉय किसी भी तरह के हों, जिनकी सैलरी ईएसआई एक्ट में बनाई गई लिमिट से कम है, जैसे ईएसआई एक्ट की लिमिट है 15,000 रुपीज़ पर मंथ, तो जिनकी सैलरी ईएसआई एक्ट की लिमिट से कम है, उन्हें अपना उन एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना, एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना और एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है। अभी काम कौन करवाता है? तो ये काम एम्प्लॉयर करवाता है। तो एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाता है और अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाता है। ये ईएसआई एक्ट में एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ हैं। देन उसके बाद देखिए, ईएसआई एक्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉय से कितना कंट्रीब्यूशन लेते हैं, वो कंट्रीब्यूशन जिसके बेस पर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है। तो ईएसआई एक्ट में जो कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखिए, कंट्रीब्यूशन को इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम भी कह सकते हैं। तो एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं ईएसआई एक्ट में, क्योंकि ये वो कंट्रीब्यूशन है जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है और इसी के बेस पर ईएसआई के बेनिफिट उन्हें मिलते हैं। तो एक तो है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन में देखिए, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना देना है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन देना है एम्प्लॉय की सैलरी का 4.75%। एम्प्लॉय की जो सैलरी, जो वेजेस हैं, वेजेस जिसकी हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, उसका 4.75% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देना है। और एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देना है, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन देना है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के अलावा एम्प्लॉय अपने आप देगा 1.75% वेजेस का। तो एम्प्लॉयर ने दिया 4.75%, एम्प्लॉय ने दिया 1.75%, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है 6.5%। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, कंट्रीब्यूशन का मैनर क्या है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन इस इंश्योरेंस फंड में दिए जाते हैं और इन्हें एम्प्लॉयर डिपॉजिट करवाता है। तो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन भी डिपॉजिट कराता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से कट करके, सैलरी में से माइनस करके उसे भी डिपॉजिट कराता है। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो दोनों कंट्रीब्यूशन, अपना भी और एम्प्लॉय वाला भी, दोनों सैलरी में से, एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस करके और अपना कंट्रीब्यूशन अपने पास से कट करके डिपॉजिट करवाए। ये सारा कंट्रीब्यूशन यहाँ डिपॉजिट हुआ। और जब ये कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ तो इसके साथ ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि कंट्रीब्यूशन कब दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन का टाइम क्या है। तो कंट्रीब्यूशन का टाइम है कि हर वेज पीरियड के, जिस दिन वेज पे होते हैं, जैसे वेज पीरियड है 1 मंथ का, तो वेज पीरियड के जब वेजेस पे होते हैं तो उस वेज पीरियड के लास्ट डे को कंट्रीब्यूशन पे किया जाता है। जैसे आपकी सैलरी मंथली बेस पर पे होती है तो मंथ के आखिरी दिन आपका कंट्रीब्यूशन ईएसआई में जमा करा दिया जाता है। तो मंथ की लास्ट डे जैसे आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, उसी दिन साथ ही साथ वर्कर्स का और अपना कंट्रीब्यूशन आप ईएसआई एक्ट में जमा करा दें। तो जैसे जैसे वर्कर्स की सैलरी ड्यू होती रहती है, उसी बेसिस पर हम वेज पीरियड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ का और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराते हैं। अब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन पे होने की बात है, इस कंट्रीब्यूशन पेमेंट पर एक छोटा सा आपको एक एरो दिखाई देगा। इस कंट्रीब्यूशन पेमेंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि कभी कभी एक वर्कर किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो कंट्रीब्यूशन को फर्स्ट इंस्टांस सबसे पहले जमा कराए। देखिए ये ड्यूटी क्या है, अगर आप इस ड्यूटी को ध्यान से देखें तो ये है कि ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉई वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम और बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर, बोथ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो जिस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने अपने आप नौकरी पर रखा, आपने किसी एम्प्लॉय को अपने आप जॉब पर रखा, उसका कंट्रीब्यूशन भी आप ही को जमा कराना है। और आपने अगर किसी एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉयर के थ्रू रखा, मींस आपने किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा, आपने किसी एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास से बुलवा लिया काम करने। एक एम्प्लॉय था जो किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करता था, हमने उसे हमारे पास काम करने के लिए बुलवाया। इन दोनों केसेस में, इन सभी केसेस में
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हम लोग जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं वो कंट्रीब्यूशन को पे करते हैं। और एक बार अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखे हुए एम्प्लॉय का या किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास से रखे हुए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब पे करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मेरा नाम है ए लिमिटेड, मैं एक कंपनी हूं, और किसी और एम्प्लॉयर जिसका नाम है बी लिमिटेड, उसके किसी एम्प्लॉय को हमने अपने पास जॉब पर रखा, तो बी लिमिटेड के एम्प्लॉय को जिसको हमने अपने पास जॉब पर रखा, उसका कंट्रीब्यूशन जब हमने पे किया तो हम वो कंट्रीब्यूशन बी लिमिटेड से बाद में रिकवर कर सकते हैं। इनिशियली हम उस कंट्रीब्यूशन को अपने आप पे करते हैं। जब हम कंट्रीब्यूशन अपने आप पे करते हैं तो बाद में कंट्रीब्यूशन बी लिमिटेड से रिकवर किया जा सकता है। सो ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर के पास जॉब पर रखा जाए और उस एम्प्लॉय ने जिसके पास काम किया वो ओरिजिनली किसी और का एम्प्लॉय था, जैसे आप एक कंपनी के एम्प्लॉय थे और काम करने किसी दूसरी कंपनी में आए हुए हैं, तो आपके ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे पे किए जाते हैं। नाउ इस सिचुएशन को आगे बढ़ते हुए आप सभी मेरे साथ ध्यान दीजिए कि अब हम ईएसआई कॉर्पोरेशन की वर्किंग के बारे में सीख रहे हैं कि ईएसआई कॉर्पोरेशन किस तरह से काम करता है और ईएसआई कॉर्पोरेशन के काम करने के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन आती है कि ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से काम करता है। तो ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी की तरह काम करता है। इसे ईएसआई एक्ट में बनाया जाता है और ईएसआई एक्ट में ईएसआई कॉर्पोरेशन का एक चेयरमैन होता है। इट हैज़ अ चेयरमैन। चेयरमैन के अलावा इसमें एक वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन के अलावा इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। जो ईएसआई कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को और मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि ईएसआई कॉर्पोरेशन को एम्प्लॉयज़ को मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पर कुछ मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर पे काम करेंगे। ईएसआई कॉर्पोरेशन के अंदर इनके अलावा 3 मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 एमपी होंगे और डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इस ईएसआई कॉर्पोरेशन के एक डायरेक्टर जनरल होंगे और इसके अलावा 3 एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जो इसके अंदर काम करेंगे। ईएसआई कॉर्पोरेशन को जब काम करने की परमिशन दी जाती है, पावर दी जाती हैं, तो ईएसआई कॉर्पोरेशन के 2 हिस्से बनाए जाते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं। ईएसआई कॉर्पोरेशन के 2 विंग हैं। एक विंग है जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और दूसरा विंग है जिसको मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कहा जाता है। अब ईएसआई कॉर्पोरेशन को काम करने के लिए फंड भी दिया जाता है जिसको हम ईएसआई फंड कहते हैं। ईएसआई फंड जो बनता है, आप ध्यान दीजिए, ईएसआई फंड को क्रिएट किया जाता है उस कंट्रीब्यूशन से जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के पास से पे होता है। तो जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन पे होता है उससे ईएसआई फंड बनता है। जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे हुआ था उससे ईएसआई फंड बना और वो फंड ईएसआई को काम करने के लिए सोर्सेस प्रोवाइड करता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ईएसआई एक्ट में जो ईएसआई कॉर्पोरेशन है क्या वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है? तो आपने कहना है यस, कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है और सेपरेट लीगल पर्सन है। इसके अंदर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे? तो आपने कहना है 3। तो यहां से हमारे पास ईएसआई की वर्किंग पर शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दोनों बन सकते हैं। अब ईएसआई एक्ट में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं जो हमें फर्दर सिखाते हैं कि ईएसआई एक्ट में कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैसे रिकवर किया जाए। हम सीखेंगे कि ईएसआई कॉन्ट्रीब्यूशंस की रिकवरी करने के लिए जब हम एक एम्प्लॉयर के पास से रिकवरी करते हैं तो रिकवरी कैसे करते हैं। देखिए, ईएसआई की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमने रिकवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली है रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो है जो मेन एम्प्लॉयर होता है। दूसरा है रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर वो है जिसके पास इस वक्त एम्प्लॉय काम करता है। जब एक इमीडिएट एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ का पीएफ डिपॉजिट करता है तो वो उसको डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ से रिकवर करता है। तो आप एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी में से काट सकते हो। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयज़ के से काम कराता है, वो अपनी खुद के एम्प्लॉयज़ में से पीएफ का कंट्रीब्यूशन माइनस कर सकता है, या वो इमीडिएट एम्प्लॉयर से कहेगा कि भाई तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे पास काम करने आए हैं या मेरे एम्प्लॉयज़ तुम्हारे पास काम करने गए हैं, मैं ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे करता हूं और आप इसको मुझे रीइंबर्स करो। रीइंबर्स मतलब वापस दो।
तो मैं आपको सिंपल सेंस में बताता हूँ। जिस एम्प्लॉयर के पास एक एम्प्लॉय जॉब करता है वो एम्प्लॉय की सैलरी को पे करते हुए ईएसआई कंट्रीब्यूशन माइनस कर सकता है। अगर हमने एम्प्लॉय को किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करने भेजा और उनमें से एक एम्प्लॉयर ने ईएसआई का कंट्रीब्यूशन पे किया है तो वो कंट्रीब्यूशन पे कर देगा, लेकिन उसके बाद वो दूसरे एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकता है कि अल्टीमेटली जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ईएसआई कंट्रीब्यूशन देने की, वहीं से उसके पास से ही इसको रिकवर किया जाए। ये जो आपने फ्लो चार्ट देखा, इस फ्लो चार्ट को हमने नीचे इस टेबल की फॉर्म में, जो मैंने पॉइंट्स पूरे दोबारा से हमने एक्सप्लेन किया, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने आएगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या इमीडिएट एम्प्लॉयर ईएसआई की कॉन्ट्रीब्यूशंस की रिकवरी कैसे कर सकते हैं। बेसिक रूल याद रखिएगा कि जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है हम एम्प्लॉई की सैलरी में से कट करेंगे। अगर एक एम्प्लॉई हमारा ही अपना एम्प्लॉई है तो हम उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी से रिकवर करेंगे। और अगर एक एम्प्लॉई हमारा है लेकिन वो काम करने किसी और के पास गया है तो हम उसका ईएसआई कंट्रीब्यूशन उस दूसरे एम्प्लॉयर के पास से रिकवर कर सकते हैं जिसने उसकी सैलरी को पे करना है। जो एम्प्लॉय की सैलरी पे करेगा वो ईएसआई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी में से कट करेगा और उसको गवर्नमेंट के पास पे करवा सकता है। अगर दो एम्प्लॉयर इन्वॉल्व हैं और एक ने ईएसआई कंट्रीब्यूशन पे किया तो वो उस कंट्रीब्यूशन को दूसरे एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकता है। ये पॉइंट हमने बहुत डिटेल में यहाँ लिखे हैं, आप इनको एक बार अच्छे से रीड करें और जो मैंने आपको इसका क्रक्स बताया, इसका जो मीनिंग बताया, उसके साथ इसको जोड़कर आप एक बार रीड करके देखिए। नाउ हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इंश्योरेंस बेनिफिट्स कि ईएसआई एक्ट में हम कौन कौन से बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। तो ईएसआई एक्ट में जो बेनिफिट्स हम एम्प्लॉयज को देते हैं, हमारा सबसे पहला बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट में एम्प्लॉय के बीमार होने पर हम एम्प्लॉय और उसकी फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट, अगर एम्प्लॉय के चाइल्ड का बर्थ होने वाला है हम उसके लिए उसे पैसा देते हैं, फंड देते हैं। डिसेबलमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय बीमार हो गया है, हैंडीकैप हो गया है तो हम एम्प्लॉय की फैमिली का बेनिफिट करते हैं, ध्यान देते हैं। डिपेंडेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय के मरने के बाद उसकी फैमिली को डिपेंडेंट्स बेनिफिट दिए जाते हैं। फ्यूनरल बेनिफिट, एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके अंतिम संस्कार का पैसा उसकी फैमिली को दिया जाता है। और मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट मीन्स एम्प्लॉय बीमार है उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है, सिकनेस में उसका इलाज का पैसा दिया जा रहा है। मेडिकल बेनिफिट में एक्सीडेंट भी कवर हो गए। ये सभी बेनिफिट हम एम्प्लॉय को देते हैं। इन सभी बेनिफिट्स में आप ध्यान दीजिए, ऑल दीज बेनिफिट्स एक्सेप्ट मेडिकल बेनिफिट्स आर मॉनेटरी बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट में क्योंकि हम एम्प्लॉय का इलाज कराते हैं, बाकी सभी बेनिफिट्स में हम उसे कैश बेनिफिट देते हैं, मतलब हम उसको पेमेंट देते हैं जिससे वो अपना इलाज करा सकता है। उसके अलावा ईएसआई के हॉस्पिटल्स भी हैं जहां एम्प्लॉय का इलाज किया जाता है। अब बात आती है कि ईएसआई में हम एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट देंगे वो बेनिफिट किसे देंगे। तो ईएसआई में बेनिफिट किसे दिए जाते हैं, तो ईएसआई के बेनिफिट्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंश्योर्ड पर्सन और उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट दिए जाते हैं। तो हर एम्प्लॉय को जो इंश्योर्ड है उसे बेनिफिट देंगे, प्लस जो लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उन्हें भी बेनिफिट्स देंगे। याद कीजिए डिपेंडेंट्स की एक बड़ी सी लिस्ट थी जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी। तो हम इंश्योरेंस का बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉय को और साथ ही साथ एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को। तो जो पर्सन एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आता है, उन सभी को हम ईएसआई एक्ट में कवर करते हैं और ईएसआई के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और वन बेनिफिट फॉर सेम पीरियड, एक पॉइंट देखिए, an insured person is not entitled to receive, say for a same period, more than one benefit. That is, benefit of sickness cannot be combined with the benefit of maternity or disablement. तो एक एम्प्लॉय को एक टाइम पीरियड पर एक साथ दो बेनिफिट नहीं दिए जाते। अगर एम्प्लॉय मान लीजिए बीमार है इस वक्त तो हम उसे सिकनेस बेनिफिट देंगे, सिकनेस के नाम का पेमेंट देंगे, उसको हम मैटरनिटी पेमेंट नहीं देंगे। तो एक टाइम पर इकट्ठा दो पेमेंट नहीं दिए जाते, वरना ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय इस प्रोविजन को मैनिपुलेट करे और एम्प्लॉय एक साथ मल्टीपल बेनिफिट्स क्लेम करे। देन उसके बाद देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बेनिफिट्स कैनॉट बी असाइंड और अटैच्ड। एक एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉय का बेनिफिट असाइन नहीं हो सकता। असाइन मतलब एम्प्लॉय अपना बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना ही किसी कोर्ट के ऑर्डर में हम उसका बेनिफिट उससे छीन सकते। इमेजिन कीजिए किसी एम्प्लॉय ने कहीं से कोई बैंक लोन लिया हुआ है और वो लोन को रीपे ना कर पाए और बैंक कोर्ट में केस करके कहे कि एम्प्लॉय को मिलने वाले बेनिफिट अटैच करके हमें दे दिए जाएं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इस एक्ट का एक और फीचर कि सिमिलर बेनिफिट्स अंडर एनी अदर लॉ नॉट अलाउड।
अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आप ईएसआई एक्ट में कोई बेनिफिट लेते हैं, तो जो बेनिफिट आप ईएसआई एक्ट में क्लेम करते हैं, अगर आपके ऊपर ईएसआई के अलावा कोई दूसरा लॉ भी एप्लीकेबल है, तो आप दूसरे लॉ में सेम बेनिफिट नहीं ले सकते। मीन्स मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई ने ईएसआई एक्ट में सिकनेस बेनिफिट लिया, बीमार है और उसके इलाज के लिए उसे ईएसआई से पेमेंट दिया जाता है, तो एम्प्लॉय किसी दूसरे लॉ में सेम बीमारी के लिए कोई और बेनिफिट क्लेम ना करे। मतलब एक डिजीज का, एक प्रॉब्लम का अगर आपने ईएसआई एक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन लिया, कोई अमाउंट लिया, कोई पैसा लिया, तो सेम प्रॉब्लम के लिए आप किसी दूसरे लॉ में कोई और पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल लॉज में बहुत सारी पेमेंट क्लेम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। एक लॉ में आप एक ही पेमेंट ले सकते हैं और एक लॉ में जो पेमेंट आपने क्लेम कर दिया सेम प्रॉब्लम के लिए, दूसरे लॉ में आप पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये ईएसआई के बेनिफिट्स को देने का तरीका है। कभी कभी ईएसआई एक्ट में एक प्रॉब्लम आएगी कि एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉई के झगड़े हो गए या एम्प्लॉयर का डिस्प्यूट हो गया ईएसआई डिपार्टमेंट के साथ, ईएसआई कॉर्पोरेशन के साथ, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड है। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड को हम ईआई कोड कहते हैं। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड वो बॉडी है जो ईएसआई के डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सुलझाने का काम करती है। सो दैट अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसे नॉर्मल कोर्ट में लेकर जाने की बजाय ईआई कोर्ट में, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में डिसाइड करें। इससे जजमेंट फास्ट आता है, जजमेंट जल्दी आता है और उस जजमेंट से ईएसआई एक्ट को इजीली अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास सेक्शन 74 है जो ईआई कोर्ट्स के बारे में हमें सिखाता है। सो आइए हम ईआई कोर्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ईआई कोर्ट्स को किसने बनाया? तो ईआई कोर्ट्स को, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके ईआई कोर्ट्स को सेटअप करती हैं और ईआई कोर्ट्स वो बॉडी हैं जो अपने एरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जब ईआई कोर्ट को बनाती है तो ईआई कोर्ट में मल्टीपल नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट होते हैं, एक से ज़्यादा जजेस अपॉइंट करते हैं। तो किस एरिया में, किस स्टेट में कितना ज़्यादा रश है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कितने नंबर ऑफ डिस्प्यूट आते हैं, कोर्ट केस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाता है ताकि केसेस को जल्दी डिसाइड किया जा सके। अब ईआई कोर्ट का जज कौन हो सकता है? तो कहते हैं कोई भी पर्सन जो एक जुडिशियल ऑफिसर हो, जो एक जज हो, इज और हैज़ बीन अ जुडिशियल ऑफिसर, जो अभी एक जज हो या जो पहले एक जज रहा हो या जो एक लीगल प्रैक्टिशनर है 5 इयर्स की स्टैंडिंग का, जो कम से कम 5 साल प्रैक्टिस करने वाला लॉयर रहा हो, वो ईआई कोर्ट का जज बन सकता है। अब ईआई कोर्ट में कौन से मैटर आते हैं डिसीजन देने के लिए? तो ईआई कोर्ट में उन मैटर्स को डिसाइड किया जाता है जो ईआई कोर्ट के सामने आते हैं। जब किसी कोर्ट केस को डिसाइड किया जाता है तो हम इस प्रोसेस को एडजुडिकेशन कहते हैं। तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट के सामने वो मैटर आते हैं जहां पर डिसीजन दिया जाता है। वो मैटर जहां एक पर्सन एम्प्लॉय हो और उसके रेट ऑफ वेजेस और कंट्रीब्यूशन, उसकी सैलरी और कंट्रीब्यूशन को लेकर झगड़ा हो, या एक पर्सन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसका कोई झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो। एक एम्प्लॉयर है जो अपनी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की लायबिलिटी से बचना चाहता हो, उसका कोई डिस्प्यूट हो, या कोई ऐसा पर्सन जो अपना बेनिफिट क्लेम करने आया हो। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी को लेकर जो डिस्प्यूट है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को लेकर डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी पर डिस्प्यूट है, बेनिफिट्स मिलने या ना मिलने पर कोई झगड़ा हो, इन सबको ईएसआई कोर्ट में लाया जाता है। अब ईएसआई कोर्ट इन मैटर्स को डिसाइड कैसे करता है? तो ईएसआई कोर्ट जब इन मैटर्स को डिसाइड करता है तो ईएसआई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है, उसकी पावर है कि वो एम्प्लॉयर से या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या इमीडिएट एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन ले सकता है, उन्हें कंट्रीब्यूशन देने का ऑर्डर दे सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ना दे तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अगर कोई बेनिफिट किसी को नहीं दिया गया हो, बेनिफिट दिलवा सकता है। अगर कोई गलत बेनिफिट दे दिया गया हो तो उसको वापस भी ले सकता है। तो ईएसआई कोर्ट, ईएसआई के अंदर वो सभी पावर रखता है जो उसको ज़रूरी है, सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग उसके पास होनी चाहिए। आप ईएसआई कोर्ट में केस कर सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉयर अगर ईएसआई कोर्ट में केस करना चाहे वो भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी केस कर सकता है। तो ईएसआई कोर्ट में केस कैसे किया जाता है? आपको ईएसआई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है। ये एप्लीकेशन एक एम्प्लॉय भी दे सकता है, उसके डिपेंडेंट भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयर भी दे सकता है और ईएसआई कॉर्पोरेशन भी दे सकता है। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई
या एम्प्लॉय के डिपेंडेंट कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में दी जाती है। जैसे कोर्ट में केस किया जाता है ठीक वैसे ही एप्लीकेशन यहाँ दी जाती है और ईएसआई कोर्ट उस केस को डिसाइड करता है। जब ईएसआई कोर्ट किसी केस को डिसाइड करता है तो कोई भी सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जो सिविल मैटर्स को, नॉर्मल केसेस को सुनते हैं, तो ईएसआई के डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सुनने की पावर ईएसआई कोर्ट के पास है। ईएसआई के डिस्प्यूट्स को सुनने की पावर सिविल कोर्ट्स के पास नहीं है। तो सिविल कोर्ट्स ईएसआई के डिस्प्यूट्स को डिसाइड नहीं करते हैं और इसके सभी डिस्प्यूट्स को ईएसआई कोर्ट ही डिसाइड करता है। यहाँ पर ये हमारे ईएसआई एक्ट की पूरी वर्किंग है। मैं आपको इस वर्किंग के कुछ मेन पॉइंट्स एक बार बताता हूँ। ईएसआई एक्ट एम्प्लॉयज़ को ईएसआई के बेनिफिट्स देने के बारे में सिखाता है। ये बेनिफिट्स वो हैं कि अगर एम्प्लॉय बीमार है, एम्प्लॉय को कोई मैटरनिटी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके डिपेंडेंट्स को देखना है, तो हम ईएसआई एक्ट में एम्प्लॉयज़ और उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल बेनिफिट में हम एम्प्लॉय का और उसकी फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट ईएसआई हॉस्पिटल्स में कराया जाता है, ईएसआई डिस्पेंसरीज में कराया जाता है। और इसके अलावा एम्प्लॉय अगर बीमार हो, उसका एक्सीडेंट हो, उसकी डेथ हो, तो हम एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट्स को मनी प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं, पेमेंट देते हैं, जो उनके रहने की और खाने की काम आती है। ईएसआई एक्ट जिन इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है उन्हें इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है और उन इंडस्ट्रीज में ये जिन एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होता है उन एम्प्लॉयज़ को और उनके एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन देना होता है। ईएसआई को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जिसमें एम्प्लॉयर को अपने पास से एम्प्लॉय की सैलरी का 4.75% कंट्रीब्यूशन देना होता है और एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी का 1.75% कंट्रीब्यूशन देना होता है। गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयज़ को ईएसआई कंट्रीब्यूशन से एग्जम्प्ट भी कर सकती है। जो बहुत गरीब एम्प्लॉय हैं उन्हें एग्जम्प्ट किया जा सकता है। तो उस केस में एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, सिर्फ एम्प्लॉयर ही अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देता है। जो एम्प्लॉयज़ एग्जम्प्ट होते हैं उन्हें एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय कहा जाता है। ईएसआई को चलाने के लिए हमारे पास ईएसआई कॉर्पोरेशन नाम की बॉडी है, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका परपेचुअल सक्सेशन है, इसकी कॉमन सील है और ये सेपरेट लीगल पर्सन की तरह काम करती है। ईएसआई कॉर्पोरेशन ईएसआई एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स की इस पूरी वर्किंग को मैनेज करता है। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करते हैं तो वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और अपना कंट्रीब्यूशन दोनों ही लेकर ईएसआई कॉर्पोरेशन के पास डिपॉजिट करते हैं, जिनसे ईएसआई का फंड बनता है। इस फंड से ईएसआई एक्ट को चलाया जाता है, ईएसआई कमीशन को चलाया जाता है, उसकी बॉडीज़ को चलाया जाता है और एम्प्लॉयज़ की और उनके डिपेंडेंट्स की मदद की जाती है। इसी फंड से ईएसआई के हॉस्पिटल्स को चलाया जाता है। तो हर एम्प्लॉयर जो ईएसआई एक्ट में कवर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपनी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो हर एम्प्लॉयर की फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होगा जिसके बाद उन्हें ईएसआई एक्ट में कवर किया जाता है। ईएसआई एक्ट जिन इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है वहां पर एम्प्लॉय कंपनसेशन नाम का एक्ट अप्लाई नहीं होता। मींस एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट देने के लिए हमारे पास दो तरह के लॉ हैं, एक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है और एक ईएसआई एक्ट है। जहां पर ईएसआई एक्ट अप्लाई होता है वहां एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट की बनाई हुई उन फैक्ट्रीज में जहां पर ईएसआई एक्ट से भी अच्छा कोई बेनिफिट देने वाला लॉ हो, अगर गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रीज में ईएसआई एक्ट से भी ज़्यादा बड़ा बेनिफिट अपने वर्कर्स को दे तो गवर्नमेंट की उन फैक्ट्रीज पर भी ईएसआई एक्ट अप्लाई नहीं होता। और ईएसआई एक्ट जहाँ जहाँ पर अप्लाई होगा वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन देना कंपलसरी है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही एग्जम्प्ट किया जा सकता है। हर एम्प्लॉयर अपने बिजनेस में ईएसआई को चलाने के लिए अपनी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। हर लेबर लॉ में प्रोविज़न होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, तो ईएसआई एक्ट में भी प्रोविज़न है एम्प्लॉयर रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसमें वो एम्प्लॉयज़ का नाम, उनका नेचर ऑफ वर्क, उनकी सैलरी, उनका कंट्रीब्यूशन पूरे का रिकॉर्ड बनाता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपनी इंडस्ट्री में ईएसआई को देने से मना करे, ईएसआई कंट्रीब्यूशंस ना दे या एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कम शो करे कंट्रीब्यूशन कम देने के लिए, तो ईएसआई के कोर्ट्स हैं जहां पर एम्प्लॉयज़ केस कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ के पास कोई प्रॉब्लम है, अगर एम्प्लॉयर के पास कोई प्रॉब्लम है वो भी केस कर सकता है। अगर ईएसआई कॉर्पोरेशन को किसी केस को डिसाइड कराना है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो ईएसआई कोर्ट ईएसआई के सभी डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हैं। ईएसआई के डिस्प्यूट्स को नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं लाया जाता। नॉर्मल सिविल कोर्ट ईएसआई के डिस्प्यूट्स को डिसाइड नहीं करते हैं। ईएसआई के सभी डिस्प्यूट्स को ईएसआई कोर्ट्स ही डिसाइड करते हैं। ईएसआई कोर्ट्स के अपने जजेस हैं
जो या तो जजेस होते हैं नॉर्मल कोर्ट में, वो ईएसआई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आते हैं, या ऐसे लॉयर्स जिनकी प्रैक्टिस कम से कम 5 साल की हो चुकी है, वो ईएसआई कोर्ट में जजेस बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ईएसआई कोर्ट हमारे पास वो बॉडीज हैं जो ईएसआई की प्रॉपर वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो आप जब ईएसआई के लॉ को पढ़ते हैं तो ईएसआई का लॉ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, शॉर्ट नोट्स में और उनके अलावा केस स्टडीज में आपके पास काम आ सकता है। यहाँ पर ईएसआई की वर्किंग, ईएसआई कॉर्पोरेशन की वर्किंग, इसकी डेफिनेशंस, इसकी वर्किंग प्रोविजन, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन की लिमिट्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया जा सकता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ईएसआई एक्ट खत्म होता है और आप सभी इसको बुक से भी पढ़ें और थॉरोली रिवाइज करें। थैंक यू।